नमस्कार, मैं मौली स्वामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे शो में, जिसका नाम है स्टूडेंट्स कनेक्ट। दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एम्स टू कनेक्ट स्टूडेंट टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस कोविड-19 पैंडेमिक ने पिछले 2 सालों में हमारे बीच कई प्रकार की एडवर्सिटीज लाकर खड़ी कर दी है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट पॉपुलेशन हु आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप। ऐसी सिचुएशन में अ प्रोग्राम लाइक स्टूडेंट कनेक्ट इज द नीड ऑफ द आवर। इस पर्टिकुलर रीजन के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, इस मुहिम के जरिए हर एक स्टूडेंट के प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालेगी जो वो इस पैंडेमिक के दौरान फेस कर रहे हैं। स्टूडेंट कनेक्ट बेसिकली एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम इस देश के हर एक बच्चे से जुड़े जितने भी इश्यूज है उसे उठाएंगे। हमारी इस पूरी सीरीज में अलग अलग फील्ड से हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जिनसे हम स्टूडेंट्स से रिलेटेड रियल इश्यूज पर फोकस करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्हाई डज इंडिया नीड अ प्रोग्राम लाइक स्टूडेंट कनेक्ट? तो बेसिकली द पैंडेमिक हैज हिट ऑल द सेक्टर्स, लेकिन इसमें एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। The COVID-19 pandemic has affected 1.6 billion learners across 200 countries. The college students continue to grapple with the education fallout just because of the pandemic. This continues with many college students who find themselves in a very bad spot due to the online learning. अब कोरोना और कोरोना के पश्चात किस तरीके से शिक्षा का स्वरूप रहेगा, ये सोचने वाला विषय है। बस इसीलिए स्टूडेंट कनेक्ट के जरिए हम नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर स्टूडेंट से कनेक्ट होंगे और जानेंगे कि इस कोविड एरा में उन्हें किस तरीके की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। स्टूडेंट कनेक्ट बेसिकली 3 आवर्स पर वर्क करेगा। सबसे पहला, रेज योर वॉइस अगेंस्ट ऑल द इश्यूज दैट यू कम अक्रॉस। Second hour, reach out to our experts for an appropriate solution. Third hour, repair all the damage that is done by the issue. आज के शो में हमारे बीच ऐसे 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिन्हें कुछ खास इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका नाम ही काफी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में एक शिक्षक एक पेरेंट का भी रोल प्ले करता है क्योंकि वो स्टूडेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। इसलिए स्टूडेंट की मेंटालिटी एक शिक्षक से अच्छा कोई नहीं जान सकता। इसलिए आज हमारे बीच में बहुत ही रिनाउंड और रिस्पेक्टेड टीचर्स मौजूद है। आई एम प्रोफ्यूजली ओवरजॉयड टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट फॉर टुडेज प्रोग्राम। सबसे पहले हमारे साथ है मिस्टर कमलदेव सिंह सर। दिल्ली की प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट निर्माण IAS की स्थापना कमल सर द्वारा 2007 में की गई थी। इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट का मेन एम है टू मेंटर द IAS एस्पिरेंट्स विद द राइट अप्रोच। उसके बाद हमारे बीच है मिस्टर रवि मोहन मिश्रा सर। इन्हें सब रेमो सर के नाम से जानते हैं। ये रिनाउंड मैथमेटिक्स की फैकल्टी है जिन्हें लाखों SSC CGL के स्टूडेंट्स फॉलो भी करते हैं। ये एग्जामो और एप्ट्रिक्स क्लासेस के फाउंडर और CEO भी है। Also, it is a great honor for me to introduce Mr. Ayush Sharma, NSUI social media in charge. इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मुद्दा है स्टूडेंट कनेक्ट का प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रेजेंट कोविड एरा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेमो सर से पूछना चाहती हूँ कि सर आपके हिसाब से जो अब लर्निंग के नाम पर डिस्टेंस लर्निंग हो चुकी है और बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है बच्चों के पास वो पूरी तरीके से ऑनलाइन तरीके से उनके पास पहुंच पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे विलेजेस है इंडिया में जहाँ ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी नहीं है, खास करके जो रूरल एरियाज है जहाँ पे बहुत नॉमिनल सेक्शन ऑफ लोग है जो इतने प्रिविलेज्ड इनफ है कि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स पहुंच पाए, जैसे कि लैपटॉप्स है, कंप्यूटर है। तो ऐसे सिचुएशन पे डिजिटल लर्निंग जो अभी स्टार्ट हुई है इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है ताकि हर एक बच्चे को प्रॉपर लर्निंग मिल पाए? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न भी है मुझे लगता है और बहुत ही वैलिड है क्योंकि पैंडेमिक के समय में ये एक तरह से एक फोर्स्ड चेंज आया कि स्कूल्स बंद हो गए। सारे स्कूल्स में बच्चे अब जा नहीं सकते हैं, तो 2 तरह के एग्जाम्स बच्चे देते हैं। एक जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई है, लेट्स से यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, प्लस बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है, उन बच्चों को इतना चैलेंज नहीं है क्योंकि उनके पास अक्सर स्मार्टफोन का एक्सेस है और ऑनलाइन एजुकेशन कहीं ना कहीं उसमें काफी हद तक पॉपुलर हो रहा था। तो प्री पैंडेमिक ऑल्सो भी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे, उनके लिए इतना चैलेंज नहीं है।
लेकिन अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, जहां पर देश में गरीब का बच्चा पढ़ता है और वो बिना स्कूल जाए वो पढ़ाई नहीं हो सकती। आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चे को ऑनलाइन माध्यम से पहली बात तो पढ़ा ही नहीं सकते हैं। अगर हम उनको एक्सेस दे भी दें तो भी हम नहीं पढ़ा सकते हैं। उन बच्चों का एक स्कूल के एनवायरनमेंट में होना बहुत जरूरी है। तो मेरी मदर खुद एक स्कूल टीचर है, मैं इस चीज को समझता हूँ कि अभी जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, तो एक तो एक्सेस बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो गरीब परिवार है वहाँ पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों को कैसे वो सपोर्ट करें। अगर मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो लेट्स से थोड़ा सा वेल ऑफ बच्चे हैं, उनके घर भी पेरेंट्स को लगना पड़ता है। दे हैव टू सपोर्ट द स्टूडेंट कि वो ऑनलाइन फॉर्मेट में बच्चा ठीक से क्लास कर रहा है, क्या वो ठीक से होमवर्क कर रहा है, क्या वो लर्निंग को ठीक से ले भी पा रहा है कि नहीं। मुझे लगता है यहाँ पर कि सभी राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है कि सबसे पहले तो वो इस चीज के लिए बहुत गहन मंथन करें कि अगर हमारे पास इस तरह की कोविड का सिनेरियो, जैसे फर्स्ट वेव आया, फिर हमारा सेकेंड वेव आया, थर्ड वेव, फोर्थ वेव की जो पॉसिबिलिटी जिसकी चर्चाएं हो रही हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इन बच्चों को बिना रुकावट के लर्निंग मिलती रहे और साथ ही साथ वो लर्निंग मीनिंगफुल भी होनी चाहिए। मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो रिलेटिव्स हैं और वो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी जो पढ़ाई का स्तर है वो काफी खराब रहा है ऑनलाइन के चलते। स्कूल में जाके वो बहुत सारी चीजें सीख रहे थे, लेकिन जब वो घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लर्निंग क्वालिटी अब उनके अंदर नहीं है। वो एक साल भले ही वो पास हो जा रहे हैं उस एग्जाम को, बट वो स्किल उनके अंदर डेवलप नहीं हो रही है। मुझे लगता है इसमें बहुत ही गहन विचार की आवश्यकता है कि भविष्य में ऐसी सिचुएशंस में भी हम लर्निंग को कॉन्टिन्यूअस रख पाएं और वो बच्चे सीख भी पाएं। एक्सेस एक इंपॉर्टेंट इशू है कि कैसे उन तक वो इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिवाइस उनको दिया जाए, बट मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस की कि वो करें भी तो कैसे करें, कैसे उन कोर्सेज का या क्लासेस का वो फायदा उठाएं। टीचर्स को ट्रेन करने की जरूरत है। जो टीचर्स अभी मैं कहूंगा जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, क्या वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इक्विप्ड हैं? मैं पिछले 7 सालों से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूं। यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि उन बच्चों को इंगेज कर पाना। जब आप एक फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, वो ऑनलाइन वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से उनको वो इंगेजमेंट दे पाना कि वो एक रियल लर्निंग का एहसास कर पाए। हमारा पूरा फोकस ये रहता है कि कैसे क्लास को थोड़ा फन बनाएं, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएं, इंटरैक्टिव बनाएं कि बच्चे उस ऑनलाइन क्लासेस को भी एक रियल क्लासेस की तरह ट्रीट कर पाए। लेकिन इसके पीछे हमें बहुत काम करना पड़ा है, हमें अपने आप को उस तरह तैयार करना पड़ा है। क्या हमारे स्कूल के टीचर्स को इस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है या दी जाने का कोई प्लान है कि वो वाकई में अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो उस तरह से इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव नहीं है। जैसे टीचर्स को भी अपना कंटेंट इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि सामने जो कंप्यूटर या मोबाइल पे बच्चा बैठा हुआ है वो उसको इंटरेस्टिंग लगे। आप ऐसे बोर्ड की तरह लिख के ऑनलाइन में पढ़ाएंगे तो बच्चा कनेक्ट नहीं होता है। आपको एनिमेशन चाहिए, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है प्रॉपर तरीके से, तभी कहीं ना कहीं वो एक एनवायरनमेंट बनेगा। बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि जो भविष्य है आगे का वो ऑनलाइन और प्लस ऑफलाइन दोनों का एक कॉम्बो होना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जाना चाहिए कि ऑनलाइन में एक बच्चे को भी कंफर्ट है, हमें रोज उसको स्कूल में बुला के बैठाने की जरूरत नहीं है, हम उसको कहीं ना कहीं डिस्टेंस लर्निंग भी दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ एक 50-50 मॉडल टाइप का क्रिएट करना चाहिए कि ऑनलाइन भी रहे और ऑफलाइन भी रहे, और इसका एक बहुत बेहतर मेथड निकालना चाहिए। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें रास्ते भी मिलेंगे और सारी चीजों का समाधान भी निकलेगा। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आपने जो प्रोसेस बताया वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, ताकि किसी भी बच्चों को शिक्षा से ज्यादा समय तक दूर ना रहना पड़े। तो इसी के साथ मैं कमलदेव सर के पास जाना चाहूंगी। सर, छात्रों की ये मांग है कई समय से है कि समय पर उन्हें वैकेंसी मिले और साथ ही उनकी जो परीक्षा है, उनका जो रिजल्ट है वो अनबायस तरीके से टाइमली उन तक पहुंच पाए। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका पिछले साल ग्रेजुएशन हो चुका है और बहुत सारे छात्र ऐसे जिनका ग्रेजुएशन अभी हुआ है, लेकिन पैंडेमिक के कारण उनका जो ऑफर लेटर है वो कैंसिल हो गया है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी एग्जिस्टिंग जॉब है जो पैंडेमिक के कारण उनसे छिन जा चुकी है। तो अब इनके बीच में एक कॉम्पिटिशन हो गया है। तो ऐसे में जो संस्थाएं हैं जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जैसे एसएससी, यूपीएससी या आरआरबी, आईबीपीएस, ये संस्थाएं इनमें शामिल है, तो इनकी पॉलिसी में किस तरीके के बदलाव आने चाहिए? Very good afternoon to all of you.
जो आपने प्रश्न पूछा है, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट से जूझ रहे हैं, और मैं चूंकि यूपीएससी का मेंटर हूं, अगर मैं इस पे फोकस करके आपको बताऊं तो अगर हम 2020 का यूपीएससी मेंस का रिजल्ट देखें तो उसके बाद जो इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, और इंटरव्यू जो अप्रैल से होना था वो पोस्टपोन होके अब 2 अगस्त से फिर से उन्होंने उसे रीशेड्यूल किया है। तो ऑब्वियसली एक अनसर्टेनिटी किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर, वो सबसे ज्यादा पहले तो अनसर्टेनिटी है एग्जाम कब होगा। जो दूसरा लेवल का है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, अगर सिलेक्शन प्रोसीड्योर पूरा हो चुका है और अभी उनको जॉब एलोकेट नहीं की जा रही है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी अगेन ड्यू टू दिस कोविड-19, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस, डिसीजन पैरालिसिस का थोड़ा सा हिस्सा है, और इस पे हमें प्रॉम्प्ट आना पड़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बाकी कोविड के बाद जो पूरी साइकिल है, इस कोविड-19 ने न केवल एजुकेशन सेक्टर को इम्पैक्ट किया है, बल्कि आप जानते हैं इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चरल, पॉलिटिकल सारे सिनेरियो को ये इम्पैक्ट कर रही है। और कोई भी एक चीज, कोई भी एक सिस्टम जब बड़ा सिस्टम होता है और कोई एक भी फैब्रिक हिलता है तो पूरा जो उसका तंत्र है, सिस्टम है, वो हिल जाता है। इसलिए मुझे जो लगता है कि जैसे हम लोग जब भी डिजास्टर की बात करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट में 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, एट द टाइम एंड पोस्ट। तो चूंकि ये पैंडेमिक जो है 100 ऐसी एक साइकिल देखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद हमारे लिए बड़ा स्ट्रेंज था, और जब आया तो फर्स्ट वेव में काफी हद तक चीजें एक्टिव हुई और हम लर्निंग प्रोसेस में थे। लेकिन जो सेकेंड वेव आई जिसमें 3 महीने का हमें समय भी मिला, लेकिन वहां हमारी जो पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग थी कहीं ना कहीं पैरालिसिस के उससे गुजरी। और इस कारण से मुझे लगता है कि कई ऐसे सिस्टम हम इजाद कर सकते थे, हम उसे बाहर ला सकते थे, हम उसे एस्टेब्लिश कर सकते थे, जहां स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से मैं कहूंगा कि जरूर कुछ चूक हुई है। तो स्टूडेंट की अनसर्टेनिटी, स्टूडेंट की एंजाइटी, स्टूडेंट के जो डिप्रेशन है, इसको बाहर निकालने का काम सबसे पहला करना चाहिए। जैसे कि अभी 10th और 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन को लेकर उनका एवेल्युएशन प्रोसेस क्या होगा, इसको लेकर एक 14 मेंबर कमेटी बैठी हुई है, बहुत सारे इश्यूज पे बात कर रही है, बहुत सारे फार्मूलीज पे बात कर रही है। मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन जरूर आनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम एक जनरल और सबको हैप्पी फार्मूला तो सबके लिए नहीं ला पाएंगे, लेकिन विन विन सिचुएशन जरूर ला सकते हैं, जहां पे एक ऐसी चीज हो जहां जो मेधावी छात्र है, जो चीजों को इंटरनेट, जैसा अभी रेमो सर ने कहा कि इंटरनेट सबके पास और खासकर रूरल होल्ड में बहुत बुरी स्थिति में है। आपको एक शब्द पता होगा, डिजिटल डिवाइड। इंडिया इस समय डिजिटल डिवाइड से गुजर रहा है। इंडिया बनाम भारत का जो डिबेट है, सब कुछ लोगों के पास तो बहुत अच्छी ये हमारे पास इम्यूनिटीज है, लेकिन इक्विपमेंट्स है, लेकिन बाकी लोगों के पास नहीं। आपको एक डेटा देना चाहूंगा कि इंडिया में केवल 2 स्टेट ऐसे हैं जहां रूरल हाउस होल्ड में केवल 40% अवेलेबिलिटी है, और बाकी स्टेट में तो ये 10 to 20% है केवल। हम कैसे इस डिजिटल एजुकेशन और इस पूरे डिजिटल मॉड को वहां तक पहुंचा पाएंगे? एंड वी आर सीकिंग फॉर डिजिटल इंडिया। हमने बहुत सारी कोशिशें की, भारत नेट बनाया, इस कोरोना के बाद जो तेजी आई उसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर, जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर, सोल्यूशन लेवल पर और सबसे बढ़कर साइकोलॉजिकल लेवल पर चीजों को नहीं बनाएंगे, तब तक ये सारी बातें एक तरह से अधूरी रहेंगी। और डिजिटल इंडिया की जगह अभी फिजिटल इंडिया, फिजिटल मींस फिजिकल और प्लस डिजिटल, ये हमारे यहाँ मॉडल ज्यादा सक्सेस होगा। इस पर ध्यान देना चाहिए, जिसे हम हाइब्रिड मॉडल भी कह सकते हैं। और जो मेन प्रश्न था आपका कि अनसर्टेनिटी को लेकर, ऑब्वियसली अभी चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरआरबी हो, यूपीएससी के अलावा मैं देखता हूं कि बाकी सब जगह पर अनसर्टेनिटी पूरे एग्जामिनेशन रिजल्ट के बाद जॉब देने को लेकर भी है। इस पे निसंदेह बहुत जल्दी फैसला लेना चाहिए, नहीं तो हम यूथ जो एक अनरेस्ट जो उन बच्चों में, और खासकर इस दौर में, अगर हम वास्तव में डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को
पॉजिटिवली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इनके लिए एक बेहतर सोल्यूशन के साथ जो इन्होंने कंप्लीट किया है उनके हाथ में जॉब होनी चाहिए। थैंक यू सर। आप यूपीएससी वाले बच्चों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और हमने जब ये प्रोग्राम ट्विटर पे डाला तो हमें जो सबसे ज़्यादा सवाल यूपीएससी वाले बच्चों की तरफ से थे वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर थे कि काफ़ी सारे बच्चों का कहना है कि कोविड के दौरान उनका एक अटेम्प्ट काउंट नहीं होना चाहिए, जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट था वो चाहते हैं कि उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले। तो सर इस बारे में आपकी क्या राय है और इस पे क्या पॉलिसी ऐसी बनाई जा सकती है जिससे इन बच्चों को कुछ राहत मिले? यस, आपका प्रश्न बहुत नेचुरल और बहुत रेशनल है और ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास भी डायरेक्ट आए और जो मैंने देखा, चूंकि मैं खुद उसका मेंटर हूं और लास्ट 15 ईयर से इन चीजों को देख रहा हूं, इस फेज में तो तब भी 2021 का जब प्री होना था 23 जून को और चूंकि कोविड स्ट्रीम आई, इसको पोस्टपोन करके अक्टूबर में कर दिया गया, तो लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स है। लेकिन अगर हम लास्ट टाइम की बात करें 2020 जब कोरोना पहली बार आया, जिसको हम फर्स्ट स्ट्रीम का नाम दे रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर नॉट अवेयर एट ऑल। बहुत सारे स्टूडेंट और अचानक कई घर में स्टूडेंट और परिवार वाले अगर कोविड पेशेंट हैं, वो कैसे जाएगा एग्जाम देने? फिर भी आपने लिया। आपको आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इसमें आगे पहल करते हुए एक सजेशन दिया था कि इन बच्चों को जो 2 साल इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक अटेम्प्ट बढ़ाया जाए। एंड दिस इज वेरी पॉजिटिव सजेशन फ्रॉम माय साइड। उस समय जो हालात थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत सारे हजारों बच्चे ऐसे थे जो ये रिक्वेस्ट किसी भी थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, मेल के थ्रू हमें भेज रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस पे भी एक बार सोचना चाहिए और कम से कम मैं इस फेवर में जरूर हूं, दोनों साल की सिचुएशन को देखते हुए, कि एक अटेम्प्ट देना चाहिए। आप देखो ना कि अगर मान लीजिए यूपीएससी के सेंटर्स हर जगह नहीं होते, मेंस का खासकर अगर हम सेंटर की मैं आपसे बात करूं तो मुख्य परीक्षा का सेंटर अगर उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लूं तो इलाहाबाद और लखनऊ होता है केवल। अब ये बताइए, जो बच्चा कहीं दूर गांव से हो और अगर उसके पास, और ट्रेन चल नहीं रही है क्योंकि कोविड के कारण, इसलिए समय की बात मैं कर रहा हूं, और उसे अगर मेंस देना, वो कैसे पहुंचेगा? कई ऐसी प्रैक्टिकल चीजें थी जिसपे हमें काम करना चाहिए था। डीओपीटी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उसे जरूर सोच के यूपीएससी को सजेस्ट करना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट की सजेशन को मैं चाहता हूं पॉजिटिव तरीके से लेते हुए एक अटेम्प्ट बढ़ना चाहिए और इस पे काफी हद तक अभी भी बात चल रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम लोग कोशिश करते हैं और सब लोग मेल करें, सब लोग अपनी बातों को रखें कि एक अटेम्प्ट इस समय दिया जाना चाहिए इन दोनों सालों को देखते हुए। थैंक यू सर। रेमो सर, आपने हमेशा बात की एसएससी में रिफॉर्म्स की, तो सेम जो मांगे हैं वो स्टूडेंट्स ने ट्विटर पे कुछ इस तरीके से लिखी हैं कि एसएससी का ऑन टाइम वैकेंसी और जो ऑन टाइम ज्वाइनिंग, ऑन टाइम रिजल्ट्स, ये जो सारी चीजें हैं, इसको लेके क्या वो जरूरी बदलाव हैं जो एसएससी आईबीपीएस जैसी संस्थाओं में आने चाहिए, और जो एज रिलैक्सेशन वाला एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वाला इशू है वो एसएससी वाले बच्चों के साथ में भी है। और अभी रिसेंटली ये आईबीपीएस का नोटिफिकेशन निकला है 10,000 वैकेंसीज के लिए, जिसमें काफी सारे बच्चों का कहना है कि उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिल रहा है। तो इन सारे छात्रों के इन सारे मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या ऐसा सॉल्यूशन है या होना चाहिए, क्या ऐसे जरूरी बदलाव है जो होने चाहिए जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं? आज सबसे पहले मैं एक जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का इशू है, बाकी सारे यूपीएससी का तो कमल सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो बाकी एग्जाम्स को भी हम थोड़ा समझते हैं कि इसका असर क्या होता है। पैंडेमिक का जो पहला वेव हो या फिर दूसरा वेव हो, एक जो मानसिक अवस्था बच्चों की होती है वो, क्योंकि मैं बच्चों के साथ लगातार डील करता हूँ, ये खराब हो जाती है। उनकी तैयारी का जो फ्लो होता है वो खराब होता है। अगर कोई अपनी फैमिली में किसी को खो देता है तो वो एक अलग एक मेंटल बर्डन के साथ वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो काफी प्रेशर में होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा कहीं ज्यादा प्रेशर में होता है। जो कहीं ग्रेजुएशन कर रहा है उसको पता है कि वो कुछ नंबर लाएगा, पास हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, डिग्री मिलेगी। लेकिन जो डिग्री ले चुका है और तैयारी कर रहा है उसको पता है कि उसका नहीं होगा तो उसका एक साल पूरा खराब होगा। तो एक बहुत ही गंभीर प्रेशर उनके ऊपर ऑलरेडी रहता है। जहां तक एज रिलैक्सेशन की बात है, मुझे लगता है कि बिना सोचे हुए, मतलब ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे मुझे लगता है एक ह्यूमैनिटेरियन जो एंगल है, जो दौर से लोग गुजर रहे हैं, अगर बच्चे ये चीज बोल रहे हैं तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि उनको अटेम्प्ट या एज रिलैक्सेशन इमीडिएट देना चाहिए। 2 साल कोई नॉर्मल साल नहीं रहे हैं, ये 2 साल बहुत ही मुश्किल साल रहे हैं।
अगर मैं सेकेंड वेव की बात करूं तो इसने लगभग हर किसी के जानने वाले को, करीब घर में सबको इन्फेक्ट किया है, लोगों ने अपने लोगों को खोया है। तो जहां तक एज रिलैक्सेशन है, मुझे लगता है हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम है उनमें 1 साल या एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना, तो ये बहुत ही ह्यूमन एंगल है, इसमें कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं है। दूसरी चीज जो बात आती है एग्जाम रिफॉर्म्स की। तो देखिए, एग्जाम रिफॉर्म्स की जो बात है ये हम लोग बहुत पहले से उठाते रहे हैं कि एसएससी संस्था को हम एक बेंचमार्क मान के चलते हैं ग्रुप बी के लिए, क्योंकि ग्रुप ए के लिए यूपीएससी उसके एग्जाम्स प्रॉपर्ली कंडक्ट होते हैं, हर साल टाइमली रिजल्ट आता है अगर हम पैंडेमिक को इग्नोर करें तो। लेकिन एसएससी जैसी संस्था में प्री पैंडेमिक भी हाल कोई सही नहीं चल रहा था। हर साल बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो एक बहुत ही सुपर अनसर्टेनिटी होती है कि क्या वो एग्जाम प्रोसेस फेयर है, क्या उनका रिजल्ट टाइम से आएगा, क्लैरिटी मिसिंग होती है, एग्जाम के प्रोसेस में गड़बड़ियां होती हैं। तो बच्चों को जो 1 साल देने के बाद अगर उसको लगे कि उसका फेयर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसका फेयर इवेल्युएशन नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा धोखा है। एक तरह से उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हम कहीं ना कहीं उनको नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एसएससी के रिफॉर्म्स की बातें हमने लगातार करी हैं और हम लगातार करते भी रहेंगे, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये सुनी नहीं जा रही है। एक होता है कि एक एक्नॉलेजमेंट हो कि हाँ, रिफॉर्म के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस रिफॉर्म पे काम कर रही है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि अभी इग्नोर करना शुरू कर दिया है एसएससी ने। मतलब अगर कोई कैंपेन भी होता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि अब तो इनको सुनना ही नहीं है। तो जो एक कलेक्टिव वॉइस है, एक लेट से हम कहेंगे कि अभी कोरोना काल में एक स्पीकअप कैंपेन हुआ लास्ट सितंबर में, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपेन था, जिसमें एसएससी और रेलवे के बच्चों ने वो कैंपेन किया एग्जाम की रिजल्ट्स को लेके और रिफॉर्म्स के लिए। तो एग्जाम की डेट्स को लेके तो डेट्स दे दी गई कि चलो ये डेट है आपके एग्जाम की, लेकिन रिफॉर्म के मुद्दे को कोई गंभीरता से नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लेटेस्ट से मैं कह रहा हूं कि एक एग्जाम प्रोसेस हो रहा है, हम क्यों ना इस एग्जाम प्रोसेस को एक बहुत ही समयबद्ध तरीके से, एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ ट्रांसपेरेंट वे में कराएं। जो कि आईबीपीएस का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं आयुष, तो मैं पॉजिटिव नोट पे अगर आईबीपीएस के बारे में बोलूं तो आईबीपीएस पिछले 10 सालों से बहुत ही ट्रांसपेरेंट एग्जाम करा रहा है, टाइमली उसका रिजल्ट आता है। एक आईबीपीएस जो संस्था एग्जाम कराती है, बहुत ही नियमबद्ध तरीके से सब कुछ होता है। बच्चों को मालूम है कि आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट हर साल 1 अप्रैल को आता है, ये पिछले 7-8 सालों से उनको पता है। एक श्योरिटी है। एसएससी में कोई श्योरिटी नहीं है और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं एसएससी में। लेटेस्ट से एसएससी का एग्जाम एसएससी के कारण से डिले हुआ या कोरोना की वजह से डिले हुआ। अब क्या होगा कि जो अगले साल बच्चा एग्जाम देने आएगा, नया नोटिफिकेशन आएगा, उसमें जो ये एज रखते हैं उसके हिसाब से कई लोग ओवर एज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अभी मैं एसएससी सीजीएल 2021 में बैठा हूं, मतलब 2021 सन चल रहा है ना हमारा। अभी एसएससी सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। एसएससी सीजीएल 2020 का अभी परीक्षा का पहला स्तर भी नहीं हो पाया, कोविड की वजह से डिले हुआ है। अब जब 22 में आप फॉर्म निकालोगे 2021 वालों का, तो ये जो 1 साल है, जो नुकसान है उनका, ये वो बच्चा सफर क्यों करे? आप एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं देते हो? अगर एग्जाम की साइकिल लंबी हो रही है तो एज रिलैक्सेशन दो। प्लस सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जितने भी सरकारी परीक्षाएं हैं, अगर वो मल्टी स्टेज परीक्षाएं हैं, लेट्स से उनमें 3 स्टेप्स हैं, एसएससी के एग्जाम में 3 स्टेप्स हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। यस सर। तो अगर 3 स्टेप्स हैं तो मुझे लगता है कि 1 साल 9 से 12 महीने में इन परीक्षाओं को एंड टू एंड खत्म करना चाहिए रिजल्ट के साथ। अगर आपकी कोई परीक्षा जो स्टेट लेवल पे परीक्षाएं होती है उसमें 1 स्टेप होता है, 1 स्टेप की परीक्षा तो 6 महीने में क्लोज होनी चाहिए। ये किस गति से हम लोग इन परीक्षाओं को कराते हैं, इसमें बहुत ही मंथन की जरूरत है। और मुझे सबसे जो दुख है वो यही है कि इतना कुछ करने के बाद भी कोई भी ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट इन बच्चों के डिजिटल कैंपेन का नहीं लिया गया कि हाँ, रिफॉर्म के लिए हम लोग काम करें। तो एक ये होता है कि हम आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, हम आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। एसएससी में जब बदलाव आएगा तो राज्य स्तर पर चीजें भी सुधरनी चाहिए। और मैं यहाँ पर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहता हूं कि जैसी हालत एसएससी की है, ऐसे राज्यों की एग्जाम की हालत और भी खराब है। अगर हम वहां डीप में जाकर देखेंगे तो हम देखेंगे भर्तियां आती हैं, पर कई बार भर्तियां बीच में ही कैंसिल हो जाती हैं। उन भर्तियों का परीक्षा परिणाम 3-3, 4-4 साल नहीं आता है, फिर पता लगता है उसमें कुछ घोटाला हो गया, कैंसिल हो गया। ट्रांसपेरेंसी भी मिसिंग है और प्लस जब कुछ गड़बड़ होता है तो अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से मिसिंग है। मतलब ये भी नहीं पता कि किसको कौन अकाउंटेबल है इस प्रोसेस के लिए। तो काफी ओवरहॉल की जरूरत है। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस देश के हैं जो सरकारी नौकरियों से एक आस लगा के बैठते हैं और कम से कम एक फेयर मौका मिलना उनका एक मूल अधिकार है और उससे हमें वंचित नहीं करना चाहिए। तो मेरी इस
प्रोग्राम के माध्यम से डिमांड है कि कम से कम इस पे बात हो, चर्चा हो और एक बेहतर प्रोसेस हम प्रस्तुत करें। डिजिटल इंडिया के जमाने में जब ऑनलाइन एग्जाम्स की पॉसिबिलिटी है, हर चीज बहुत ही फेयर वे में और बहुत कम समय में हो सकती है अगर उसे सही प्रोसेस के थ्रू फॉलो किया जाए तो। थैंक यू सर। तो सर अब जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी कोविड एरा में हम सबको देखने मिला है वो है वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर। तो जैसे हम सबको पता है कि ये जो थर्ड वेरिएंट आने वाला है ये खास करके स्टूडेंट पॉपुलेशन को ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं और बहुत से ऐसे इंडिया में इंस्टीट्यूशन है जो ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन पॉलिसी जो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में है इसमें गवर्नमेंट बेटरमेंट के लिए अपनी साइड से किस तरीके के स्टेप्स उठाना चाहती है? कमलदेव सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, आपके क्या व्यू पॉइंट है इस टॉपिक पे? मुझे लगता है कि जो शुरुआत हुई अभी जो वैक्सीनेशन की स्थिति है, मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड अगर हम देखें, जब हमने सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स और जो हमारे FLWs थे उनको लगाने के लिए बात की थी, वो एक मेरे ख्याल से रेशनल स्टेप्स था। और उसके बाद 18+ पे आने के बाद अभी की जो हालात हैं कि हमारी पहली तो चीज होगी स्टूडेंट नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम जनसंख्या को जितनी ज्यादा लोगों को हम लगा सकेंगे वो बहुत पॉजिटिव रहेगा अगर हमें पूरे एक हैप्पी इंडिया को पाना है तो। क्योंकि अभी भी थर्ड वेव या फोर्थ वेव को लेकर जो भी न्यूज आ रही है या जो भी उस पे रिसर्च है वो बहुत सर्टेन नहीं है। आपने देखा होगा कि इस पूरे कोविड के दौरान चाहे वो WHO ही क्यों ना हो, हमारे साइंटिस्ट हों या डॉक्टर हों, बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर नहीं थी। आपको जो दवाएं दी गई, आपको जो प्रिकॉशंस बताए गए, शुरुआत में कुछ और कहे गए, बाद में उसे कहा गया नहीं नहीं इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद जब हम वैक्सीनेशन प्रोसेस पे आते हैं तो सबसे पहले मेरा तो ये मानना है कि हमें अवेयरनेस कैंपेन को बहुत मजबूत करना होगा। तो रेमो सर, वुड यू लाइक टू ऐड सम पॉइंट्स जो जैसे कमल सर ने कहा इस विषय पर? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए वैक्सीनेशन अगर हम बात करते हैं तो अगर हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि ये जो पैंडेमिक का असर कम हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि हमें उसके लिए लगभग 40 से 50% पॉपुलेशन को दोनों डोज के साथ वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी वैक्सीनेशन में जो जिस तरह का प्रोसेस है, अवेयरनेस की डेफिनेटली कमी है, बट अवेयरनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इवन अवेलेबिलिटी है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को बेहतर तरीके से किया जाए। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि केवल स्टूडेंट्स वल्नरेबल हैं, बहुत सारे लोग वल्नरेबल हैं। मेरे ख्याल से वही हमें वो परसेंटेज अचीव करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पैंडेमिक का इम्पैक्ट कम हो। तो 40 to 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की नीड है। अभी स्टूडेंट कम्युनिटी में एक एडवांटेज ये है कि इनके पास अवेयरनेस है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये जानते हैं कि वैक्सीन क्या इंपॉर्टेंट है, लगवाना चाहिए। जैसे हम लोग एज ए टीचर यही काम करते हैं कि जैसे बच्चों के दिमाग में अगर कोई फियर होता है वो भी सुनते हैं कि वैक्सीन लगाने से ये हो गया, वैक्सीन लगाने से वो हो गया। तो उस फियर को कम करने का काम अध्यापकों का भी है। हम लोगों ने सबको जैसे ही वैक्सीनेशन ओपन हुआ और मुझे मौका मिला, मैंने तुरंत ही पहला डोज लिया और मैंने हर जगह फोटो शेयर करी और मैंने लोगों को बोला कि जाके वैक्सीनेशन कराइए। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी जो भी है उसको स्ट्रेंथन करने की नीड है और मुझे लगता है सबको वैक्सीनेट करने की जरूरत है। थर्ड जो वेव का प्रेडिक्शन है वो बच्चों में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उनका ये कहना है कि 18+ वालों को, चूंकि वैक्सीन सबको अगर लग जाएगा तो वो सब प्रोटेक्टेड हो गए। 60+ वाले हैं, 18+ वाले हैं, तो जो 18- वाले हैं अब उनको प्रोटेक्शन नहीं है तो उनको ज्यादा कोविड होगा। दिस इज द प्रेडिक्शन फॉर थर्ड वेव। बट हम अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि हमने 18+ पॉपुलेशन को इतना सफिशिएंटली हमने वैक्सीनेट कर दिया है कि अब हम कहें कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर ही ज्यादा इंपैक्ट होगा, ऐसा नहीं है। इस वेव में भी अभी 18+ वालों को भी इंपैक्ट होगा अगर थर्ड वेव आती है तो आई थिंक ये ओवरऑल वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करने की जरूरत है। अभी स्टूडेंट वैक्सीनेशन में चैलेंज ये है कि अभी एक तो हमारी वैक्सीन 18- के लिए शायद आई थिंक ट्रायल स्टार्ट हो गया है। सो लेट्स होप कि उस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए और जल्दी से वैक्सीन के लिए पहले तो गो अहेड मिले। 18+ वालों को गो अहेड है, अभी 18- वालों को गो अहेड भी नहीं है कि वो वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं। तो एक तो जो वो एंगल है कि उनके लिए रिकमेंडेड हो हमारी वैक्सीन की, सेफ हो, एंड देन अवेलेबिलिटी है कि उनको भी प्रायोरिटी में वैक्सीनेट करना हमें जरूरी है बिकॉज तभी हम कहीं ना कहीं होप कर सकते हैं कि ये पैंडेमिक का असर कम होगा। थैंक यू सो मच सर। कमल सर, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू। यस सर। हाँ, यही डिजिटल इंडिया है।
सारी एक्सेसिबिलिटी के बावजूद समस्याएं आती हैं। मैं सुन रहा था रेमो सर को, उन्होंने बात कही, तो बेसिकली यही बातें मैं कहना चाह रहा था, और उस पे मैंने जैसे शुरुआत की थी कि अवेयरनेस अभी भी नंबर 1 है, और सेकंड पे जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी को लेकर भी बहुत सारी पॉलिसी को हमें बड़ा बेहतर करना होगा, क्योंकि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, अभी जो 2 भारत में सबसे प्रचलित है, स्पुतनिक वी आई, लेकिन उस पे अभी स्टेटस क्या है बहुत नहीं पता है। और बहुत सारे राज्यों में तो ये भी देखा गया है, बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया कि क्राउड जो अवेयर्ड सिटीजन है वो लाइन में लगे हुए हैं, और वहां पे उनको वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन समाप्त हो चुकी है। मे बी वहां कुछ पॉलिटिकल अपने डिफरेंसेस के कारण भी ऐसी चीजें कही जा रही हैं, पर इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक अवेलेबिलिटी और अवेयरनेस दोनों को मिलाकर हम नहीं चलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, हर्ड इम्यूनिटी। इंपॉर्टेंट ये है कि मोर देन 60% पॉपुलेशन को हमें वैक्सीनेटेड करना ही होगा, और अगर ये वैक्सीन सबको लग जाएगी तभी हम इस चीज से, इस आपदा से थोड़ा बाहर निकल पाएंगे। अगर बहुत ऐसे जो हम अगर डेटाबेस पे काम करें, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल exercise of the government, we are very far behind, so we have to take it acceleration, और बहुत ही एक जो हम ये देख के चलें कि हमारे पॉपुलेशन का स्टेटा क्या है, हमारी सोशल स्टेटा क्या है, उन सब चीजों को देखते हुए हमें इस वैक्सीनेशन को प्रोसेस को तेज करना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। और जैसा कि बात हुई 18+ स्टूडेंट होने के कारण उनमें अवेयरनेस होती है, तो उनके पास तक चीजें जरूर पहुंचे। और एक स्टूडेंट की तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना केवल वो लगाए, बल्कि कम से कम 1 से 2 लोगों को वो जरूर से जरूर, जो डिमोटिवेटेड हैं, जो रिलक्टेंट हैं कि हम वैक्सीन लगाएंगे, उनको जरूर से जरूर मोटिवेट करें और उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर जाएं। और सरकार की तरफ से यह है कि वो अवेलेबिलिटी को और बेहतर करे, सहज करे, और जितनी आसानी से ये चीजें पहुंचेंगी उतना ये बेहतर होगा। जी सर, बिल्कुल, आई कुडंट एग्री मोर। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पिछले 2 साल में डिस्टेंस लर्निंग के नाम पर जो बच्चे हैं वो सिर्फ लैपटॉप तक ही सीमित रहे हैं, और पूरे क्वारंटीन पीरियड में क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें देखने मिले हैं। लेकिन इंडिया में अभी भी जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग है उसके बारे में बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है। तो इस पूरे 2 साल में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनों को खोया है, और साथ ही एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसमें हमें देखने मिले हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स कनेक्ट की जो हमारी नेक्स्ट सीरीज रहेगी, उसमें हम मेंटल हेल्थ और वेलबींग पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे बीच मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, और आयुष सर जो है वो खुद एक न्यूरोसाइंस के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आयुष सर जो आगे मेंटल हेल्थ और वेलबींग का जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है वो एक्सपर्ट्स के साथ आप प्लीज डिस्कस करेंगे। हेलो, हाँ सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में काफी सारी दिक्कत ये हो गई कि एक पूरा वर्ग स्टूडेंट्स का एजुकेशन सिस्टम से कट हो गया है। अब जो लोग किसी बाहर किसी स्टेट में रह के पढ़ने वाले बच्चे हैं, या किसी रूम में ही रह के स्टडी करने वाले बच्चे हैं, उनके साथ में काफी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। अब दिक्कत क्या है कि इंडिया में हर 20% को जरूरत होती है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की, बट उन्हें करना क्या है, स्टूडेंट्स को भी क्या थेरेपीज या क्या चीजें करनी चाहिए उसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो हमने प्लान किया है कि हम अगला हमारा जो भी एपिसोड होगा उसमें हम कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे, कुछ साइकोलॉजिस्ट और कुछ डॉक्टर्स को लेके आएंगे, जिनसे कम से कम ये चीज, ये जो दौर है ये वो लोग निकाल सके, इसके लिए हमें ये पता लगे। तो इसलिए हम अगला शो कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ करना चाहेंगे, और स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, और किस वक्त तक आपको ये चीजें करके अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। तो उसी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और आपके भी काफी फैन फॉलोइंग है, तो हमारी आपसे भी यही गुजारिश है कि आप बच्चों को मोटिवेट करते रहिए। और अभी कुछ देर बाद में मौली हमारे साथ अभिनय सर भी जुड़ जाएंगे, तो जो बाकी जो जिस ऑर्डर में यहाँ पे सवाल है उसी ऑर्डर में एक बार हम वहाँ सवाल प्रोसीड कर लेंगे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू रेमो सर, थैंक यू कमल सर, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।